मेरा नाम त्रिवेणी बालकृष्ण आचार्य है। मैं रेस्क्यू फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ, को फाउंडर हूँ। 20 सालों से हमारी ये संस्था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फील्ड में काम कर रही है। और अब तक हमने 5000 से भी ज़्यादा बच्चियाँ और महिलाओं को जो मानव तस्करी का शिकार थे और जिनका शोषण हो रहा था, उनको हमने वहीं से बचा के उनका पुनर्वसन किया है। जर्नलिज्म में एक मौका मिला पत्रकार बनने का। मैंने जर्नलिज्म चुना और जर्नलिज्म में भी क्राइम बीट चुनी और वही मेरा एक असाइनमेंट पे तौर पे मुझे कमाठीपुरा में जाना पड़ा, जिसको लोग बदनाम गलियां बोलते हैं। और वो बदनाम गलियों में कभी फीमेल, कभी कोई महिलाएं नहीं जाती है, वहाँ पे पुरुष जाते हैं। लेकिन उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और एक एक्टर सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे और मैं भी वहाँ पे थी। मुझे लगा कि ये बदनाम गलियाँ कैसी होती है, मैं अंदर जाके तो देखूँ। और मैं जब स्ट्रीट में गई, स्ट्रीट में जाके एक कोठे पे गई, वहाँ पे एक कपड़े का पर्दा लगा था, वो खोल के मैं गई तो एक बड़ा हॉल आया और हॉल के बाद ऐसे लाइन से वुडन की केबिनें बनी थी और वो केबिन में कोई लड़कियाँ सो रही थी, कोई मेकअप कर रही थी, वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी। और मैं एकदम सरप्राइज हो गई और मैंने उनको पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है, आप स्कूल जाते हो? तो एक नेपाली लड़की रोने लगी और बोले कि नहीं, हमारा माँ बाप तो नेपाल में हैं और हम यहाँ पे ये गंदा काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हें अच्छा लगता है ये काम? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हमारे किस्मत ही ऐसे थे, क्योंकि हमको किसी ने बहला के फुसला के यहाँ ला के हमको बेच दिया है और अभी हमें बाहर जाने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ से निकलना है, हमारे माँ बाप के पास जाना है, हमें हमारी सहेलियों के साथ खेलना है, हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी कि मैं बोली भाग जाओ, अगर आपको नेपाल जाना है तो ट्रेन की टिकट का पैसा मैं देती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, हम नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार भागने की कोशिश किया, लेकिन गली के नाके पे जो गुंडे खड़े हैं, जो पिम्प्स खड़े हैं, वो फिर से हमें पकड़ के लाके यहाँ पे दे देते हैं घरवाली के हाथ में। फिर हमें मार पड़ती है, फिर हमें दिनों तक खाना नहीं मिलता है और हमारे पे जो अत्याचार होता है, हम यहाँ पे नर्क की यातना भुगत रहे हैं। और ये जो जब मैं बात कर रही थी, तभी उसकी कोठा मालकिन आई और बोली कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, चलो चलो भागो यहाँ से। तो मैं कुछ भी समझ पाऊँ उतने में तो पूरा मोब आ गया, ये कौन है, क्या हो, क्या क्यों फोटो निकाल रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, कौन हो। और वहीं से मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहीं से भाग निकलना पड़ा। लेकिन वो दिन, वो जो मोमेंट थी, वो मैं भूल नहीं पाई और मुझे बहुत दुख हुआ। घर जाके मैं घर गई और मेरे हस्बैंड बालकृष्ण आचार्य के पास जाके मैं सीधा रोने लगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और मैंने उनको पूरी ये कहानी सुनाई। तभी बोले कि अरे ये तो टेलीपैथी हुई तुम्हें, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से रेड लाइट एरिया में एक काम करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, उसमें जो बंगाली लड़का काम करता है, वो एक लड़की के प्यार में पड़ा है और वो लड़की सेक्स वर्कर है। वो लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन जो कोठा मालकिन है वाली, उसको बाहर नहीं निकलने देती है। और वो लड़का कब से मुझे बोल रहा है कि आपकी वाइफ पत्रकार है, वो पुलिस लोगों को पहचानती है, तो मुझे इतना काम करवा दो कि वो लड़की को वहाँ से आज़ाद करवा दो, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड और वो बंगाली लड़का गया। मैंने क्राइम ब्रांच में से पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से फ़ोन करवा दिया था। मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए। वो लड़की को जब रेस्क्यू करने गए, एक लड़की को रेस्क्यू करने गए, 13-14 लड़कियाँ सामने आई और पैर पकड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि हमको ये नर्क से निकालो। और हमने वही 14 लड़कियों को वहीं से रेड लाइट एरिया के ब्रोथेल से हमने रेस्क्यू करवा के
हम पुलिस स्टेशन लेके आए और पुलिस ने डायरी करके हमें दे दिया कि आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ आपके घर पे। तो ये हम अपने घर पे लेके आए, फिर उनकी जो कहानी सुनी और हम रो पड़े कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए, उसका कितना शारीरिक शोषण किया है और उनको कितना मानसिक त्रास दिया है थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। और मैं आज ही डिसाइड कर लिया है कि हमें इनके लिए ही काम करना है। और मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस बंद करके ये काम स्टार्ट किया। ये हादसा, ये इंसिडेंस मेरी लाइफ का चेंजिंग गियर मोमेंट था। मैं जर्नलिज्म में तो थी ही, लेकिन तभी मुझे एक दिशा मिल गई कि मुझे जर्नलिज्म से हटके कुछ करना है। हम नेपाल लेके गए। ये लोग बचपन से ट्रैफिक हुए थे तो उनको प्रॉपर एड्रेस मालूम नहीं था। एक लड़की ने बोला कि आप मुझे भक्तपुर लेके जाओ, बाद में मैं रास्ता दिखाऊंगी। तो हम सब लड़कियां को लेके हम पहले गोरखपुर उतरे, गोरखपुर से काठमांडू गए, काठमांडू से भक्तपुर गए और 4 घंटा हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़े। तब वो लड़की का घर आया और वो लड़की के घर जब गए तो उसका परिवार वाले बहुत खुश हुए, बहुत रोए। उनको लगा कि हमारी बेटी किडनैप हो गई थी, उसको मार डाला होगा और वो तो अभी जिंदा है, तो बहुत खुश हुए। हमारी पूजा किया, हमारा स्वागत किया, हमें फूलों की माला पहनाई और बहुत अच्छी तरीके से हमें रखा। फिर दूसरे दिन हम दूसरी लड़की का घर ढूंढने निकले। उसको अपना गांव का पता नहीं था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो पता नहीं था। वो बोले पहाड़ है, नदी है, तालाब है, मंदिर है, पेड़ है, वैसा उसके पास प्रॉपर, क्योंकि बचपन में ही ट्रैफिक हुई थी और उसको कुछ भी याद नहीं था, तो उसका घर नहीं मिला। फिर बाकी की जो लड़कियां थी, 2 बहनें, उसने अपना घर का पता बताया। हम उसके घर गए और जब उसके घर पे गए तो माँ बाप ने उससे मुंह फेर लिया। बोले हमारे लिए तू मर गई, तू यहाँ से भाग गई थी अपने लवर के साथ, अभी हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, तुम तो बम्बई में जाके गलत काम करके आए होगे, हमारा यहाँ हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सगे माँ बाप ने बेटी को स्वीकारना मना कर दिया। फिर वो 12 लड़कियां को लेके हम काठमांडू आए और वहाँ पे हमने इंक्वायरी किया कि भाई हम यहाँ पे कोई संस्था है या महिला और बाल कल्याण विभाग होगा, हम जाके बात करें, क्योंकि ये लड़कियाँ नेपाली है, उनको अपने देश में रहना है, अपने परिवार में रहना है, तो इसका क्या करें। और उतने में हमें वहाँ से एक पता मिला कि वहाँ पे कोई माइती नेपाल नाम की एक संस्था महिला और बाल कल्याण के लिए काम कर रही थी। और हम माइती नेपाल के जो चेयरपर्सन है श्रीमती अनुराधा कोइराला, उनको मिले और उनके जाके ये बात किया और उन्होंने हमें बहुत ही शाबाशी दिया कि अच्छा है आप इंडिया में रह के नेपाली लड़कियां को आप बचा के लाए हैं। इनका अगर उनके माँ बाप नहीं स्वीकारते तो हमारी संस्था उसका पुनर्वसन करेगी। और फिर यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो फिर नेपाल जाके हमारी समझ में आया कि सिर्फ रेस्क्यू करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब रेस्क्यू करते हैं। और हमने ये माइती नेपाल के शेल्टर में देखा कि वहाँ पे पुनर्वसन के बहुत सारे एक्टिविटी हो रही थी। तो हम नेपाल से वापस आने के बाद हम माइती नेपाल के वॉलंटियर करके हमने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1996 में एक मास रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसमें 500 जितनी महिलाएं और बच्चियां रेस्क्यू हुई थी। उसमें से 120 लड़कियां नेपाल की थी और बाकी वेस्ट बंगाल और बाकी राज्यों, बांग्लादेश, सब जगह की थी। तभी हमें लगा कि सिर्फ हम वॉलंटियर बन के काम करेंगे तो नहीं चलेगा, काम बहुत है। यहाँ हजारों लाखों
महिला और बच्चियां हैं जिनके लिए काम करना है, तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी पड़ेगी। और हमने माइती नेपाल की से प्रेरणा लिया था। अनु दीदी ने ही आशीर्वाद दिया, माइती नेपाल की चेयरपर्सन ने, और हमने अपने यहाँ पे मुंबई में अपना ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए जो जो प्रोसीजर करनी पड़ती है वो हमने स्टार्ट की। और फिर 2000 में हम रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना की। तो 2000 में हमारी संस्था की स्थापना हो गई। हमारा पहला शेल्टर होम हमारे घर में ही हमने शुरू किया। 25 लड़कियों के हमें लाइसेंस मिला था। दिन में मैं पत्रकार का काम करती थी और मेरे पति दिवंगत बालकृष्ण आचार्य ने कोई कस्टमर बन के जाते थे। वहाँ पे छोटी लड़कियाँ है या फोर्सफुली लड़कियाँ है, उसको ढूंढ निकालना, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देना, रात को मैं अपना ऑफिस से फिर पुलिस स्टेशन में जाने का, लड़कियों को रेस्क्यू करवाने का, और फिर अपने घर में जो शेल्टर होम बनाया था वहाँ लाने का, ये हमारा रूटीन चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ था कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए, उसमें हमारी सर्वाइवर भी शामिल थी। और हमने ब्रोथेल कीपर को जब अरेस्ट किया तो वो बोली कि आज से 10 साल पहले आप कहाँ गए थे, अभी मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? क्योंकि 10 साल पहले अगर आपने मुझे बचा लिया होता तो मैं विक्टिम होती, अगर वहीं से मैं बच गई होती तो मैं आज घरवाली नहीं बनती, आज मैं कोठा मालकिन हूँ। लेकिन एक दिन मैं भी विक्टिम थी। साल से कम अभी कितना साल हो गया, हम तो छोटा टाइम पे यहाँ पे आ गया, अभी 10-12 साल हो गया। अभी जो हो गया सो हो गया, वो क्या फायदा आगे की जिंदगी। आज के तो पूरा खलास हो गया, यहीं पे क्या करने का। और अपना टाइम है, उस टाइम में नहीं हुआ था, अभी क्या फायदा है। जो जवानी है वो तो बिगड़ गया ना। कितना 12 साल में हम धंधा नहीं कर सकते, जब भी आया था ना साहब, ये लोग क्या किया, हम लोग देश का घर में काम करा, जब ये लाइन में फंसा, कौन क्या किया हम लोग को बोलो। बराबर हम लोग देश भी घर में काम कर आया, क्या इंक्वायरी कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसी सब इतने कभी कभी ऐसी चैलेंज आती है कि एक बार तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गए और इतना बड़ा मॉब आ गया कि हमारे और पुलिस के हाथ से वो लड़कियां छीन के लेके गए और हम कुछ नहीं कर पाए। और ये हमारा काम देख के हमारे बारे में कहीं मीडिया में आने लगा। यूरोप से कोई डोनर आए और उन्होंने हमें कांदीवली में एक 7 मंजिली इमारत बना के दिया। और हमारा फर्स्ट शेल्टर होम 2003 में 100 लड़कियों का बना और हम काम करते रहे। अभी जैसे हम सवरे नहीं थे, हम उतने में ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 2005 में मेरे पति की मौत हो गई। पुलिस ने उसको एक्सीडेंट बताया, रोड एक्सीडेंट, लेकिन मुझे आज भी डाउट है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, उनका मर्डर था। क्योंकि जिस दिन बालकृष्ण आचार्य जी रेड करने गए थे, उसके अगले दिन ही उनको थ्रेटिंग्स कॉल आए थे और मैंने बोला था कि मैं आपके साथ में चलती हूँ। तभी उन्होंने बोला कि 2 में से एक को जिंदा रहना पड़ेगा, और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। इसलिए मुझे आज भी डाउट है। जब उनकी डेथ हो गई तो रेड लाइट एरिया में आतिशबाजी हुई थी, मिठाई बांटी गई थी, और तभी बहुत लोग चाहते थे कि मैं ये संस्था नहीं चलाऊं, जो भी पत्रकार है मैं पत्रकार रहूं। और उसी दिन मेरे लिए कातिल की रात थी कि मुझे डिसीज़न लेना था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जर्नलिज्म में रहना चाहिए या ये संस्था संभालनी चाहिए। बहुत हमारे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं ये संस्था को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि वो लोग ने सास ने अपना बेटा खोया था। वो बोले नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करना है, गवर्नमेंट को दे दो। मुझे बहुत आक्रोश आया कि मेरे पति के मौत के ये लोग उत्सव मना रहे हैं। तो मैं एक तरफ से भले ही फैमिली और बाकी आसपास के लोग बोल रहे थे कि देखो अभी तुम्हारा छोटा बच्चा है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वो मासूम
बच्चियाँ जो हमारे शेल्टर होम में थी उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे कि अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, इसको कौन बचाएगा। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि आपने एक को मारा है ना, अभी मैं तैयार हूँ मरने के लिए, मुझे मारो। और तो ये मिशन मैं आगे बढ़ाऊँगी। ये मेरे पति का एक सपना था, उन्होंने जो मशाल जलाई थी वो मैं आगे करूँगी, वो मैंने डिसाइड किया। लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारी जो सर्वाइवर लीडर बनने लगी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके होम, हमारा शेल्टर होम का संचालन में भी उनकी भागीदारी है। आज हमारी जो सर्वाइवर है वो हमारी टीचर है, ट्रेनर है, और हमारा एक प्रोजेक्ट है एकत्र, उसमें हमारी 8 सर्वाइवर है वो खुद एक टीचर बन के काम कर रहे हैं। आज हमारे 4 शेल्टर होम है दिल्ली, मुंबई, पुणे और पालघर में। हर साल 500 से भी ज़्यादा बच्चियाँ हमारे शेल्टर में आती है। तो मेरी आपसे एक ही विनंती है, आप एक को मदद करो। आप ये मत सोचो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हजारों लाखों लोग तकलीफ़ में है, लेकिन आप एक को मदद करना स्टार्ट करो। जो आज से 25 साल पहले हमने एक को मदद किया था और आज 5000 से ज़्यादा लोगों को हम मदद कर चुके हैं। ये है कि आप ये मत सोचो कि एक हमारे से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भरे। थैंक यू।